जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 16। आज का लेक्चर आपको बताया था, कल का लेक्चर में जो कंसेप्ट डिस्कस हुआ था वो हमारे पूरे ऑडिट का सबसे अहम कंसेप्ट था। ऐसा ही है, जैसे अकाउंटिंग में सबसे अहम कंसेप्ट कौन सा होता है? डेबिट क्रेडिट। उसी तरह हमारे ऑडिट में डेबिट क्रेडिट के बराबर कंसेप्ट कौन सा है? टाइप्स ऑफ ओपिनियन। कल हमने ये स्टडी किया था। कल हमने कोर कंसेप्ट स्टडी किए थे डिटेल। आज आई कैप की एग्जांपल्स के साथ फर्दर डिटेल हम उसी कंसेप्ट को डिटेल में आज स्टडी करेंगे, जिसको कल हमने मेन या कोर उसके एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे। आज उसके डिटेल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन से भी पहले मुझे ये बताइए, मेरा भाई ब्रेनस्केप यूज कर रहे हैं? दिखाइए जरा मोबाइल पे अपनी हिस्ट्री दिखाइए। उस पे आपको पता है हिस्ट्री आती है कि आप वो हिस्ट्री डिलीट नहीं होती, बेफिक्र हैं, ये वो हिस्ट्री नहीं है। दिखाइए जरा, मुझे पता चले आप हर रोज कितनी देर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। किधर है ब्रेनस्केप? तो ओपन को कर। ये कुछ और दिखा रहे हो मुझे। मेरा टाइम जाया ना कर रहे, मुझे ब्रेनस्केप ऐप ओपन करके दिखा। हाँ, क्या कल कितने अरसा इस्तेमाल किया था? क्यों नहीं किया? कल क्यों नहीं किया? आप दिखाइए, आपने यूज किया? ये आपको इसका एहसास नहीं है? ये एंड पे आखिरी महीने में अगर आप साथ साथ याद ना किया तो मुश्किल हो जाती है। आई कैप जिस तरीके से टेस्टिंग कर रहा है, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, वो काफ़ी नहीं है मेरे भाई। ट्रेडिशनल तरीका क्या है? सिर्फ आपको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स पढ़ा दिया, किताब में से बता दिया, यहाँ से पढ़ाया है और बाकी आप पे छोड़ दिया। ट्रेडिशनल तरीकाकार काम नहीं करेगा। वरना मुझे क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा काम करने की? है कोई ज़रूरत मुझे? आप किसने कोई एक्स्ट्रा फीस देनी है? दे रहे हैं कोई? रेंज के भी एक्स्ट्रा फीस दे रहे हैं कोई, लेकिन मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट लग रही है ना। और किस वजह से लग रही है? इस वजह से कि ट्रेडिशनल तरीका का आई कैप का टेस्टिंग लेवल मैकेनिज्म उस जगह पे पहुंच गया है कि हम उसको आम तरीके से हैंडल नहीं कर, उसको इसी तरीकों से टेक्नोलॉजी के जरिए से एफिशिएंट स्टडीज करके, इफेक्टिव प्रैक्टिस करके हम आई कैप के लेवल को पहुंच सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि साथ ही साथ आप याद करते जाएं। वरना थियरी के सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट क्या करता है, चैप्टर 1 कर लिया, जब चैप्टर 2 पे आना तो मजा आ रहा है चैप्टर 1 की कोई चीज खोल के देख ले। अमूमी तौर पे स्टूडेंट का दुका चंद के अलावा अमूमी स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट जब चैप्टर 2 पे जाता है चैप्टर 1 नहीं देखता, 3 पे जाता है 2 पे नहीं देखता। वो कहता है जी पढ़ लिया है, समझ आ गई है, उसके बाद आखिरी महीने रिवाइज कर लेंगे। हालांकि इंसान का जहन चीजें भूलती जाती है ना, वो निकल जाती है। तो इस ऐप के जरिए से हर कंसेप्ट इंशाल्लाह ताज़ा रहेगा, ऐसा जैसे आपने जब चैप्टर 20 पे पहुंचेंगे ना, इंशाल्लाह ऐसा होगा जैसे चैप्टर 1 कल ही पढ़ा और याद किया है। मैंने आपको बताया आखिरी दिन आपको जब भेजना है ना, तो रिवीजन करवा के भेजना है। तो उसके लिए ज़रूरी है रिवीजन साथ साथ करें, और रिवीजन भी तरीके सलीके से, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी की। मैनुअल रिवीजन भी होती है, चलिए कम से कम वो भी कर लें। मैनुअल ये किताब उठा के चैप्टर 1 पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर कंसेप्ट रिवाइज हो रहा होता है, चाहे जो आता है वो भी नहीं आता वो। तो इसीलिए आपने इसके बैकएंड पे, इस प्रोग्राम के बैकएंड पे जो टेक्निक चल रही है, एल्गोरिदम चल रहा है, उसका क्या नाम है? स्पेस्ड रेपिटेशन एल्गोरिदम। साइंस है पीछे, और आप है क्या उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। चैप्टर 2 अनलॉक है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हुए मेरे भाई। ये हाँ, ये कल रात को किया था हमने, कल रात को मैं एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन कर दिए हैं मेरे भाई। इसका मतलब है आपने कल चेक ही नहीं किया, आप यूज कर रहे हैं। किधर है? ये ले भाई, मर्जी है आपकी, बताना मेरा काम था, आगे आपकी मर्जी है। लेकिन आखिरी महीने में आपने ये नहीं आके मुझे कहना सर वो शुरू वाले चैप्टर भूल गए हैं, कोई रिवीजन प्लान बता दीजिए। रिवीजन प्लान यही है, आखिरी महीने के रिवीजन प्लान से बेहतर है ये कर लीजिए। आखिरी महीने आपको इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कह रहा हूं तो कोई वजह होगी तो कह रहा हूं ना, ठीक है। तो आपकी जैसे बाज़ का स्टूडेंट क्या करते हैं,
टेस्टिंग सिस्टम को इग्नोर करते हैं। अब मुझे पता है लेक्चर से ज्यादा अहम टेस्टिंग सिस्टम। भाई लेक्चर तो यूट्यूब पे भी पढ़े हैं, आपने उधर क्यों नहीं ले लिए? यूट्यूब पे नहीं पढ़े हुए? कंसेप्ट तो कमो बेश चेंजेस चले आती रहती हैं, चले 10-15%, 20%, 20% कहते हैं, 80% तो चीजें एक सेशन की दूसरे सेशन में तकरीबन वही होती है ना ऑन एवरेज। तो फिर वो क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि और भी चीजें हैं ना। तो मैं यही चाह रहा हूँ भाई वो दूसरी चीजों का फायदा उठाएं आप। ठीक है, टेस्ट आपने देना है, टेस्ट से पता चलता है एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो गई है कि नहीं। सिर्फ वीडियो लेक्चर वन वे कम्युनिकेशन है, जैसे मूवी देख ली वैसे वीडियो लेक्चर देख लिया, यूट्यूब पे ऐसे ही है ना। लेकिन जो फिजिकल लेक्चर होता है या जो आपके टेस्ट होते हैं, ये टीचिंग को टू वे बनाते हैं कि आपकी तरफ से वीडियो मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है, मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे करना था, ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो टेस्ट भी लाजमी है। कितने स्टूडेंट ने टेस्ट मान दिया बताए जरा, हाथ उठाए। चले टेस्ट आपके ठीक है। तो हाँ चले, इसीलिए चले आपको ब्रेनस्केप की भी आज के दिन के लिए माफी दे दी जाती है। लेकिन इसको मैंने आपके स्टडीज का इंटेग्रल पार्ट बनाना है। कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों को नहीं पता उनके लिए फायदेमंद है कि नहीं, बड़ों को पता होता है। तो बड़ों को वो जबरदस्ती भी इम्पोज कर देनी चाहिए ना। हाँ, तो ये आपकी एजुकेशन का लाजमी हिस्सा है। चूंकि अमूमी तौर पे ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ नहीं है, तो शायद आपको ना हम स्टेटस को याद ही होती है, तो नई चीज़ को अडॉप्ट करने में, खासतौर पे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सिर्फ 1.5-2 हफ्ते की बात है। 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें इसको, आप खुद अंदाजा हो जाएगा। और जो स्टूडेंट पास हुए, मैं ये नहीं कह रहा अपनी जजमेंट की बेस पे, पास में स्टूडेंट्स का फीडबैक है, ठीक है, बल्कि वो खुद बार बार कहते हैं कि सर ये नया चैप्टर जल्द से जल्द करें, जल्द से जल्द करें, हमने रिवीजन करनी है। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आपने डेली बेसिस पे करनी है, खास तौर पे ईद की छुट्टियों में लाजमी करनी है। चलिए जी, हाँ, जो हमारा क्लास क्विज था वो चैप्टर 1 का हुआ था। असल में मैं चाह रहा हूँ ईद के बाद करें उसको, ठीक है। वो जरा जोर वाले काम होते हैं ना कुछ, वो ईद के बाद, ठीक है। साथ में चाय शाय भी होती रहेगी। अपनी बात कर रहा हूँ आपके लिए। साथ में क्विज भी कंडक्ट कराएंगे, वो बिल्कुल मेरे ज़हन में है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन देखे वन बाय वन, देखे मेरा भी दिल करता है मैं काम ना, मैं इंसान हूँ ना, ये सही बात कर रहा हूँ कि मैं रिलैक्स करूँ, याशी करूँ, घूमूं फिरूँ, मूवी शो भी देखूँ। भाई क्लास में लेक्चर कर दिया काफ़ी, लेकिन फिर ये होता है कि जी आपके कैरियर का मसला है। जो आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस होती है ना, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इनमें से एक भी अगर डाउन हो जाए, दूसरे के ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ जाता है। मैं अगर मेहनत कम, उस्ताद अगर मेहनत कम करेगा ना, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसी तरह उस्ताद अगर मेहनत ज्यादा करेगा तो कम करना पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश ये होती है कि आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें, लेकिन अगर आप उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो फिर उस्ताद का दिल करता है ना और ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। और अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही ना आए तो फिर हम भी कहेंगे ठीक है छोड़े, नहीं तो ना। लेकिन बहरहाल चले, तो आपने इसको डेली प्रैक्टिस में लेके ना, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा ब्रेन सेव के लिए, सिर्फ 10 मिनट रोज के मांग रहा हूँ, ठीक है। और आपसे कह रहा हूँ सिर्फ 2 हफ्ते करके देख ले। 2 हफ्ते बाद अगर आपको लगे ना काम की चीज नहीं है, फिर छोड़ दीजिएगा। 2 हफ्ते तक मेरे कहने पे डेली इसको करके आपने देखना। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ लें जी मेरे भाई। क्वेश्चन इनका ये है कि स्कोप लिमिटेशन में हमने जो 5% ऑफ प्रॉफिट लगाया, मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट हो गया, उसको स्कोप मिस स्टेटमेंट के केस में तो जो अमाउंट मिस स्टेटमेंट होती है ना, उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए 10 लाख की, रिकॉर्ड की 6 लाख की, तो जो मिस स्टेटमेंट है वो 4 लाख की है, डिफरेंस पता चल जाता है, मिस डिफरेंस। लेकिन स्कोप लिमिटेशन जो है, इसमें स्कोप लिमिटेशन कितनी अमाउंट की समझा जाएगा। जैसे इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट हमें नहीं करने दिया गया, अब इन्वेंट्री की अमाउंट अगर 10 लाख है तो इसमें स्कोप लिमिटेशन की अमाउंट कितनी ली जाएगी। इसका जवाब है पूरी की पूरी, यानी जो 10 लाख पूरे का पूरा स्टॉक की अमाउंट है, वो पूरी की पूरी अमाउंट को हम स्कोप लिमिटेशन लेंगे और इस 10 लाख को 5% ऑफ प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? शाबाश जी। हाँ देखिए, मटेरियलिटी अमाउंट वाइज क्या है, अमाउंट गिवन ना हो तो क्या करना है, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। मैंने आज के लेक्चर में मैंने बिल्ट इन किया हुआ कि मटेरियलिटी की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है और कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। और कोई क्वेश्चन? वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दे जी। सर स्कोप लिमिटेशन और इफेक्ट पर वीसी हो तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन।
स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट परवेसिव हो तो डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे, करेक्ट। ये लाइन में पढ़ाता हूँ ना, डिटेल में किस पढ़ाता हूँ। एक स्टूडेंट कहने लगा सर आपने बताया था स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट मटेरियल हो, क्वालिफाइड ओपिनियन, इसको हम मॉडिफाइड ओपिनियन लिख सकते हैं क्या? क्या एडवर्स ओपिनियन की जगह मॉडिफाइड ओपिनियन लिख सकते हैं? याद रखें जो क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन है ना, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन है। आपने एग्जाम में एग्जैक्ट ओपिनियन का नाम बताना है, कैटेगरी नहीं बताने। यानी ये नहीं कहना मॉडिफाइड ओपिनियन, भाई मॉडिफाइड ओपिनियन की कौन सी टाइप है वो बताना है, वो बताना है, ठीक है। तो इसीलिए क्वालिफाइड एग्जाम में जब कभी आप सजेस्ट करेंगे ना टाइप ऑफ ओपिनियन, तो लफ्ज मॉडिफाइड यूज नहीं करना, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है? क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आज के लेक्चर में हम इस कंसेप्ट को रिपीट करते हैं, थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। आपकी नोट्स बुक्स आपके सामने होनी चाहिए ताकि जो जो अहम पॉइंट्स हो आप साथ साथ उनको लिखते जाए। सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं? डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन। पहले डिसाइडिंग के साथ लिख लीजिए, एक होता है डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन, एक होता है ड्राफ्टिंग टाइप ऑफ ओपिनियन। डिसाइडिंग का मतलब है हालातों वाकयात का जायजा लेके फैसला करना कि टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा, क्वालिफाइड, एडवर्स के डिस्क्लेमर। ड्राफ्टिंग ओपिनियन का मतलब क्या है? उसको लिखना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं ऑडिट में कौन सी ओपिनियन दी जाती है? लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होता है ऑडिट में? ऑडिट में लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस। और अगर मैं कहूं ड्राफ्ट करके दिखाओ तो फिर आप लिखेंगे इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अगर मैं कहूं अब भैया रिव्यू में कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है? लिमिटेड। ये आपने डिसाइड किया कौन सा लेवल है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसको लिख के दिखाओ, ड्राफ्ट करके दिखाओ, तो क्या बेस्ड ऑन आवर conclusion nothing has come to our attention that causes us to believe that financial do not give true and fair view। तो डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन और ड्राफ्टिंग टाइप ऑफ ओपिनियन में फर्क है, लिख लीजिए। यहाँ पे ड्राफ्टिंग नहीं सीख रहे, ड्राफ्टिंग फिर कहीं सीखेंगे। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? ओपिनियन के स्टैंडर्डाइज्ड अल्फाज लिखना। ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या है? ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन इज इक्वल टू ओपिनियन के स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड्स लिखना। वो नहीं सीख रहे, हम क्या सीख रहे हैं? हालातों वाकयात का जायजा लेके डिसाइड करना टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा होगा, अनमोडिफाइड होगा, क्वालिफाइड होगा, एडवर्स होगा या डिस्क्लेमर। पहले लफ्ज का मतलब यह डिसाइडिंग का। फिर कहता है जब कोई भी ओपिनियन डिसाइड करने लगेंगे हम पहले देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे, क्या दो फैसले करने हैं। जिंदगी का सबसे, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम फैसला करने से पहले दो चीजें देखनी है। क्या? नंबर 1 कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं। नंबर 2 अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या है? इमटेरियल, मटेरियल और परवेसिव। अब आगे लेक्चर के हिस्से में हमने ये जो बोल्ड और अहम अल्फाज हैं इनको एक्सप्लेन करना है। मिस स्टेटमेंट को करेंगे, स्कोप लिमिटेशन को करेंगे, इमटेरियल, मटेरियल और परवेसिव को। सबसे पहले मिस स्टेटमेंट। डेफिनेशन आपको बताई थी मिस स्टेटमेंट की, याद है क्या है? कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि हमारे केस में पाकिस्तान में कौन सा है? IFRS। उसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी आर्टिकल, तो इसलिए कभी आप एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AFRF लिख लें या IFRS लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है। हालांकि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंप्रीहेंसिव वर्ड है, इसमें बहुत से फ्रेमवर्क आ सकते हैं। IFRS भी है, गैप भी आ सकते हैं, कैश बेसिस भी आ सकते हैं, टैक्स बेसिस भी आ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम स्टैट्यूटरी ऑडिट सीख रहे हैं तो इसमें हमेशा कौन सा फ्रेमवर्क होगा? IFRS। तो AFRF लिख लें या IFRS लिख लें, कंसेप्ट एक ही है। लेकिन बेहतर है कि जो जहां पे अल्फाज लिखे हैं फ्रेमवर्क एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो वही यूज करें। यहाँ पे अक्सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आएगा क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाला कहता है मुझे क्या पता आप किस फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई और होगा, इंडिया में कोई और होगा। तो आईफैक ने तो जब बनाना है तो कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर तो बताएगा, लेकिन बात करेगा कंसेप्ट बताते हो तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अल्फाज यूज करेगा। क्लियर? AFRF और IFRS में फर्क समझ आ गया? IFRS इज ए टाइप ऑफ एग्जाम्पल फ्रेमवर्क ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल, और भी हो सकते हैं। अच्छा आप देखिए एग्जांपल्स क्या है मिस स्टेटमेंट की। मिस स्टेटमेंट क्या डिफरेंस, जो IFRS कहेगा वो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका फर्क। IFRS कहता है कि एसेट आपने खरीद लिया, इस्तेमाल करो या ना करो, डेप्रिसिएशन करनी है। मैनेजमेंट कहती है एसेट खरीद के रखा हुआ है, इस्तेमाल तो नहीं किया, डेप्रिसिएशन नहीं करनी। तो जो उस एसेट के ऊपर 2 महीने से फारग रखा हुआ है हमने,
उसकी डेप्री अमाउंट वो क्या होगी, मिस स्टेटमेंट। समझ रहे हैं? कह रहे हैं मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल सुन लो। अब ये सरकारी एग्जांपल है, एज इट इज याद करनी है। इनमें से कुछ काम की है, कुछ काम की नहीं है। ठीक है, आपको पता है क्या, बताता कुछ और है और पूछता कुछ और है। तो ये जो बताता है ना, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। रट्टे वाले सवाल के लिए तो काम आएगी, केस स्टडी के लिए एग्जांपल काम नहीं आएगी, पक्की बात है। किस्मत अच्छी हुई तो शायद आपकी कोई आ जाए, जो कि मुमकिन तौर पे नहीं होती। तो इसीलिए इस एग्जांपल को आपने याद कर लेना है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए। कह रहा है एग्जांपल दे रहा हूं, किस चीज की एग्जांपल दे रहा हूं, मिस स्टेटमेंट की। पहली कैटेगरी सुनो, 3 कैटेगरी है। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्टिंग काउंटिंग पॉलिसीज, कि जो काउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की आपने वो ठीक नहीं है। दूसरी कैटेगरी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड काउंटिंग पॉलिसीज, कि काउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की थी ठीक तो है, अप्लाई सही नहीं की। एक सिलेक्शन सही नहीं की, दूसरा अप्लाई सही नहीं की। तीसरा एप्रोप्रिएटनेस एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, के डिस्क्लोजर्स में डंडी मार गए आप। इसका मतलब है मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में भी हो सकती है। अमाउंट्स में तो ऊपर वाली दोनों एग्जांपल अमाउंट से रिलेट करती हैं, जो तीसरी वाली कैटेगरी किससे रिलेट करे, डिस्क्लोजर से। ठीक है, पहला एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्टेड काउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट है कि नहीं। पहला, जैसे मिसाल के तौर पे, पहला सिलेक्टेड काउंटिंग पॉलिसी आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए FIFO बेसिस सेलेक्ट कर लिया, क्या सही है? FIFO कर लिया और LIFO कर लिया तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल यूज कर लिया, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? अच्छा, रीवैल्यूएशन मॉडल, अगले एग्जांपल सुन लें, इसको छोड़ दें। रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, कुछ एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवाई, कुछ की नहीं करवाई, गलत है ना। इंटायर क्लास की रीवैल्यूएशन करवानी चाहिए। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी ये है, फॉर एग्जांपल एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ये है कि जिन डेटर को 180 दिन से ज्यादा हो गए पैसे नहीं आए ना, उनकी 100% प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। कुछ डेटर्स ऐसे थे उनको 180 दिन से ज्यादा हो गया, उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, मिस स्टेटमेंट है। तो ये सारी मिस स्टेटमेंट समझ आ रही है? आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हो गया, सिलेक्टिंग काउंटिंग पॉलिसी आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट करेक्टली डिस्क्राइब एंड काउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग FIFO के मुताबिक इन्वेंटरी वैल्यूएशन की गई है, लेकिन नीचे डिस्क्राइब करते हुए काउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्राइब करते हैं ना, लिख दिया इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट LIFO बेसिस। बताइए मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? काउंटिंग पॉलिसी है, उसको सही डिस्क्राइब नहीं किया। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं इसको सही डिस्क्राइब नहीं किया तो इसको डिस्क्लोजर वाली एग्जांपल में आना चाहिए था, लेकिन फिर मैं सोचता हूं ये शायद उस काउंटिंग पॉलिसी से रिलेट करती है ना, इसलिए उसने उसे ऊपर ही फिट किया हुआ। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट आर डिस्क्लोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन ए मैनर दैट अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होनी चाहिए ना, तो जहां पे फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं हो रही, ट्रांजैक्शन को ऐसे लिखा गया फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं हो रही, तो वो क्या होगी, मिस स्टेटमेंट। एक अजीब सी एग्जांपल है, टाइम जाया करने वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं। आपने कैफ फॉर बिजनेस लॉ पढ़ा है, उसमें कंसेप्ट होता था, जनरल रूल होता है एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन वो कहता था अगर कभी इमरजेंसी केस हो ना, तो ना सिर्फ ये कि एक्सीड कर सकता है बल्कि करेगा। और अगर आग लगी हुई है और वो कहे आग लगना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं हुआ था, बुझानी है, ऐसे थोड़ी है। अब उसे बुझानी चाहिए, बुझा सकता है कि बुझानी चाहिए? चाहिए। उसी तरह मुझे बताइए, फ्रेमवर्क ने रूल बता दिए, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए उसको एडिशनल डिस्क्लोजर या डेविएशन कर सकते हैं। अच्छा, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए अगर एडिशनल डिस्क्लोजर जरूरी है और नहीं किया, मिस स्टेटमेंट होगी क्या नहीं? यही वो कह रहा है कि जब फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जो काम जरूरी हो, वो ना सिर्फ ये कि आप कर सकते हैं बल्कि करना चाहिए, और अगर नहीं करते तो मिस स्टेटमेंट होगी। तीसरी एग्जांपल ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट और डिस्क्लोज ट्रांजैक्शन इवेंट्स इन द मैनर दैट अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन ये वाली मिसाल सिर्फ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए है, कंप्लायंस के लिए नहीं है। कंप्लायंस में आपको पता है जो है वैसे ही करना होता है, ऊंच नीच नहीं करनी। भैया एग्जांपल समझ आ गई, इसकी समझ नहीं भी आई कोई बात नहीं, रट्टा लगा लेना हमने, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पूछेगा रट्टे वाली एग्जांपल हो रहे हैं, केस स्टडी वाली एग्जांपल हो रहे हैं।
ठीक है। जब ये चैप्टर 4 का ब्रेनस्केप तैयार करूंगा ना उसमें, तो आई कैप की केस स्टडी की जो उसने बड़ी बड़ी केस स्टडी में छुपा के मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल दिए हुए ना, उसे निकाल के जैसे समंदर के अंदर छलांग लगा के हीरे मोती निकाल के हैं। आपने तो तारीफ करनी नहीं, मैं खुद अपनी कर रही हूं। निकाल के आके उसके ब्रेनस्केप में डाल देंगे, ताकि आप अगर सिर्फ फ्लैश कार्ड आगे आगे करते जाए, पढ़ते जाएं, तो कंसेप्ट बिल्ड होते जाएं, ऐसा जैसे आपने वो केस स्टडी खुद अपने हाथ से की है, हालांकि की भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये तब जब चैप्टर 4 कंप्लीट होगा, अभी नहीं। फिर एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टिव काउंटिंग पर दूसरी कैटेगरी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ, कि यानी काउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट ही की है, अप्लाई सही नहीं की। मिसाल के तौर पे सिलेक्टेड काउंटिंग पॉलिसी आर नॉट अप्लाइड करेक्टली, पॉलिसी को करेक्टली अप्लाई नहीं किया, ठीक है। एरर्स इन एप्लीकेशन, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर ली है, उसको करना था, अब टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, रेट्रोस्पेक्टिवली कर लिया, प्रोस्पेक्टिवली गलत। अब ये जिन स्टूडेंट्स ने FAR1 नहीं पढ़ी, FAR1 में सिखाया जाता है ये, जिन्होंने FAR1 नहीं पढ़ी वो तो कंफ्यूज हो गए ये क्या होता है, उनके लिए दूसरी मिसाल, उनके, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने FAR2 नहीं पढ़ी, कुछ ऐसे भी, ऐसे तो ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे FAR1 भी नहीं पढ़ी, उनके लिए आसान मिसाल भी है। आसान मिसाल क्या है भाई, FIFO के ऊपर मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं, उसमें रेट लिखना था 21.5, मैंने लिख दिया 215, पॉलिसी FIFO ही है, अप्लाई करते हुए गलती कर दी, हो गई कि नहीं मिस स्टेटमेंट? ये है मिस स्टेटमेंट। ये एग्जांपल है, सिलेक्टिंग पॉलिसीज आर नॉट अप्लाई, पॉलिसी ठीक है, कलेक्ट करने में, अप्लाई करने में गलती कर दी। नेक्स्ट, selected counting policy are not applied consistently and auditor does not concur with the change. काउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए, यानी जो पिछले साल थी वही इस साल होनी चाहिए, लेकिन ये पत्थर पे लकीर नहीं है। चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज किस बेस पे करनी है काउंटिंग पॉलिसी? फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए। अगर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करते हो तो ऑडिटर चेंज के साथ एग्री करेगा। अगर काउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है और उससे फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती है, फिर ऑडिटर एग्री करेगा। अगर काउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है और फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं होती, फिर ऑडिटर उसे एग्री नहीं करेगा। और ऑडिटर काउंटिंग पॉलिसी चेंज से एग्री नहीं करता तो वो क्या हो जाएगी? मिस स्टेटमेंट। जैसे कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे अडॉप्ट किया, वैसे तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी चाहिए, पिछले साल कॉस्ट इस साल भी कॉस्ट, लेकिन अगर रीवैल्यू कर सकते हैं प्रोवाइडेड, इसमें अगर ऑडिटर चेंज से एग्री करता है तो मिस स्टेटमेंट होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन से कॉस्ट में चला जाए, ये लो, और कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, तो मुझे बताइए नॉर्मली ज्यादा फेयर वैल्यू या ज्यादा करेक्ट वैल्यू किसकी होती है? कॉस्ट के रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो कॉस्ट से स्टैंडर्ड में किसी जगह ये लिखा हुआ है, कॉस्ट से रीवैल्यूएशन अमूमी तौर पे फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करता है, फेयर वैल्यू से कॉस्ट अमूमी तौर पे ये फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं करता। हाँ, जस्टिफाई करवा सके तो फिर ठीक है। तो बाज़ का काउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी, ऑडिटर एग्री करेगा, बाज़ का नहीं करेगा। तो अगर काउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं होती, उससे प्रॉफिट बढ़ता है। स्टैंडर्ड कहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन के लिए पॉलिसी चेंज करो, मैनेजमेंट क्या करती है? प्रॉफिट के लिए बढ़ाने के लिए पॉलिसी चेंज, वो गलत है, मिस स्टेटमेंट है। समझ आ गई है? सिलेक्टिंग काउंटिंग पॉलिसी आर नॉट अप्लाइड कंसिस्टेंटली। लेकिन यहां पे रुक नहीं गया, यहां पे रुक जाता ना तो हर चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी मिस स्टेटमेंट हो जाती। तो यहां पे नहीं रुका, कहता कर लो, लेकिन आगे दूसरी कंडीशन क्या है? राइटर क्यों नहीं चेंज कर? क्योंकि जब फेयर प्रेजेंटेशन नहीं अचीव हो रही होगी, जब काउंटिंग पॉलिसी की वजह से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं हो रही, हायर प्रॉफिट अचीव हो रहा है, राइटर एग्री नहीं करेगा, कहेगा भाई ये सही नहीं किया। थर्ड, द एप्रोप्रिएटनेस और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड ऑल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी काउंटिंग पड़ी, इतनी काउंटिंग, कोई एक डिस्क्लोजर बता दे मेरा भाई। रीवैल्यूएशन, जब रीवैल्यूएशन हो तो उसके डिस्क्लोजर होते हैं। हाँ मुझे याद आया, बड़ी पुरानी बात है, लेकिन उसमें लिखा था वैल्यूअर का नाम लिखो, ऐसा होता था ना। हाँ, डेट ऑफ वैल्यूएशन भी होती थी, ऐसा ऐसा काउंटिंग आ रही है बाहर, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन भी होती थी। हाँ, तो ये डिस्क्लोजर, अगर डिस्क्लोजर नहीं दिए तो फिर कहते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ जो ट्रांजैक्शन करते हो ना वो डिस्क्लोज करो।
डायरेक्टर्स ने अपने रिश्तेदारों के साथ जो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर, भाई शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए कि नहीं? डायरेक्टर जो सेल परचेज करते रहे हैं, कोई और ट्रांजैक्शन करते रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव के साथ, जिसे काउंटिंग में रिलेटेड पार्टी बोलते हैं, बताइए शेयर होल्डर्स को बताने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? और अगर वो नहीं की, समझ आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड ऑल डिस्क्लोजर्स। अच्छा, फिर दूसरी बात, डिस्क्लोजर ऊपर कह रहा है कि कोई डिस्क्लोजर दिया ही नहीं। ऊपर क्या कह रहा है? नीचे अगली एग्जांपल में कह रहा है डिस्क्लोजर दिया जरूर है, लेकिन फ्रेमवर्क के मुताबिक डंडी मार गए। जैसे आपको बताया था ना कल गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न में वो ये कहते हैं कि अगर गोइंग कंसर्न की 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, कल ये बताया था ना, एप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी, नॉट अप्रोप्रिएट। वो कहता है अगर गोइंग कंसर्न का कोई मसला हो ना, जैसे अनसर्टेनिटी है, तो आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, और हक सच डिस्क्लोज करना है जो जैसे है। जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लॉस में है कंपनी, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू कम है और लाइबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा हो गई है, और लाइबिलिटी पे करने के लिए पैसे भी नहीं है, बैंक ने मजीद लोन देने से इनकार कर दिया। ये सारे हालात वाकयात से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं कि कंपनी को खतरा है, डूब सकती है। अब लॉ स्टैंडर्ड ये कहता है ये जो कंडीशंस है ना, आपने एज इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बतानी है। अब देखिएगा, मैं गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर तो बना रहा हूं, डिस्क्लोजर दे रहा हूं, लेकिन देखिएगा मैंने तरीका वारदात क्या अपनाया, सुनिए। अब मैं इस कंपनी की जिसको गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी फेस करना पड़े, किस वजह से फेस करना पड़ेगा? लॉस ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है, बैंक्स ने लोन देने से इनकार कर दिया क्योंकि शायद हमने कोई लोन एग्रीमेंट की वायोलेशन की है। अब मुझे पता चल गया गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड कहता है इसको डिस्क्लोज करो, मैं नोट बना रहा हूँ। एज शेयर होल्डर, जैसा कि आपको पता है मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी खराब है, हर दूसरी कंपनी को प्रॉब्लम है, इकोनॉमी रिसेशन में है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हमारी कंपनी भी गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का शिकार है। डिस्क्लोजर दे रहा हूं, डिस्क्लोजर है क्या? एप्रोप्रिएट है, एडिक्वेट है? नहीं है, क्योंकि मैं सही बात नहीं बता रहा, मैं घुमा के जनरलाइज बात बता रहा हूं, क्या ताकि हमारी एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आए। स्टैंडर्ड कहता है ये भी मिस स्टेटमेंट है। डिस्क्लोजर नहीं दिया, वो भी मिस स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर दिया लेकिन अब वो भी। अब गोइंग कंसर्न की डिफिकल्ट एग्जांपल थी, ये समझ आ गई। अब एक इजी एग्जांपल सुन ले रिलेटेड पार्टी की। स्टैंडर्ड कहता है रिलेटेड पार्टी अगर डायरेक्टर्स के रिश्तेदार है ना, उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसको टर्म एंड कंडीशन के साथ डिस्क्लोज करना कि वो क्या है। अच्छा, उसमें ना पूरा डिस्क्लोजर है, वो IAS 24 बताता है कि आपने लिस्ट देना है, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, उसके साथ नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है, सेल है, परचेज है, कंसल्टेंसी है, क्या है, ये सारा कंप्लीट डिस्क्लोजर होता है। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर अगर देती नहीं है, मिस स्टेटमेंट। दिया डिस्क्लोजर, बाकी चीजें इंक्लूड की, नेचर ऑफ रिलेशनशिप नहीं बताया रिलेटेड पार्टी के साथ क्या था। डिस्क्लोजर है जरूर, एप्रोप्रिएट, समझ रहे हैं? तो कभी केस स्टडी में आएगा डिस्क्लोजर इज नॉट गिवन देयरफॉर इट इज मिस स्टेटमेंट, कभी आएगा डिस्क्लोजर इज नॉट एडिक्वेट देयरफॉर दिस इज मिस स्टेटमेंट। तो अब आप ये लाइन बोलने लगा हूं केस स्टडी में जो आपने इस्तेमाल करनी है, समझ आ जाए तो मुझे ओके कीजिएगा, आगे चलेंगे। If disclosure is not included in financial statement or disclosure is not adequate, it will be a misstatement in financial statement. Yes, ये समझ आ रहा है? ये लाइन इसको चाहे तो याद भी कर ले, नहीं तो आगे आएगी सोल्यूशन में, ये बार बार इस्तेमाल करनी होगी आपने। और थर्ड में कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड द डिस्क्लोजर नेसेसरी टू अचीव फेयर रिप्रेजेंटेशन। ये वही ऊपर वाली बात हो गई यार, डिस्क्लोजर में कि कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जरूरी था फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, नहीं दिया तो वो भी मिस स्टेटमेंट होगी। मैनेजमेंट कहेगी सर हम क्यों डिस्क्लोजर दे, फ्रेमवर्क रिक्वायर नहीं करता। जैसे वो याद है वो शिप वाली एग्जांपल, उसमें वो मैनेजमेंट ने यही कहा था सर ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, अगले साल की है, रिक्वायर्ड नहीं है, हम क्यों दें। फास्टर ने क्या कहा था, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए जरूरी है, इसके बगैर यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सही समझ नहीं आएगी, तो वो मिस स्टेटमेंट है।
आज जिंदा होता तो आज का आईफैक उसको शाबाश देता। ठीक है कि भाई तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। बहरहाल चले आगे चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल ऑफ मिसस्टेटमेंट। हाँ, कंप्लायंस के केस में ये मिसस्टेटमेंट, क्योंकि कंप्लायंस के केस में हमने जितना उसने कहा उतना ही मिल चाहिए। लेकिन याद रखें पाकिस्तान में मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी एक्ट में कौन सा फ्रेमवर्क यूज होता है? IFR, और IFRS फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। अच्छा, ये अब कुछ चीजें काम की, ये तो एग्जांपल्स आगे क्लियर हो गई। एक एक पॉइंट बता दिया और कोशिश किया कुछ फर्दर एग्जांपल के साथ बताऊं जो कि केस स्टडी में यूज होनी है, यहाँ पे नहीं लिखी। वो याद करना जरूरी नहीं, याद यही करना है आपने। वो एग्जांपल सिर्फ एक दफा आपके जहन से गुजर जाए। अब आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है नोट। क्या नोट करे भाई? कह रहा है if management discloses a misstatement in notes, it is not a substitute of correct accounting treatment. अगर मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट को डिस्क्लोज कर दिया, ये करेक्शन नहीं हुई। जैसे मैनेजमेंट ने इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया वी हैव नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन बिकॉज इट विल रिड्यूस प्रॉफिट। मिस स्टेटमेंट अभी भी है कि नहीं है? है। कैसे? डिस्क्लोज कर तो दिया है, डिस्क्लोज कर तो दिया है, उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया है? मैं भाईजान के बाद, भाईजान वो जो आपका पिछले महीने मोबाइल गुम हुआ था ना, देखे सांच को आंच नहीं है, सांच को आंच, वो मैंने चुराया था। अब बताइए, ये मुझे शाबाश देंगे सच बोलने पे कि गर्दन उड़ाने की कोशिश करेंगे? तो गर्दन उड़ाने की कोशिश करेंगे भाई, हैं? भाई ऐसे, भाई सच बोलने से मिस स्टेटमेंट खत्म तो नहीं हो जाती, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती। वो तो अल्लाह ताला का असूल है ना, गुनाहों की माफी मांग ले तो फिर ऐसा हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं, बल्कि उल्टा वो गुनाह सवाब में बदल जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये उम्मीद हमसे ना रखिएगा। आपने अगर कोई गलती की और नीचे मान भी लिया ना गलती की है, माफी कोई नहीं है उसकी, वो अभी भी गलती ही है। हाँ, करेक्ट कर दें, अगर उसको डिस्क्लोज करना नहीं, करेक्ट कर दें तो फिर ठीक हो जाएगी। सिर्फ डिस्क्लोज करने से गलती ठीक, अगर डेप्रिसिएशन ऊपर रिकॉर्ड नहीं की, नीचे लिख दिया, डिस्क्लोज कर दिया नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल मिसस्टेटेड है। हाँ, जब रिकॉर्ड कर दें अगर वाकई, तो फिर ठीक है। ये बात समझ आ गई? आगे कह रहा है आर्डर कोर्स ऑफ एक्शन इफ ए मिस स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड। अब सुन ले वो सवाल जो आप बार बार आप पूछते हैं और आपको पक्का होना चाहिए। रिक्वायरमेंट समझना एक टैलेंट है। रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को समझना एक टैलेंट है, और आई कैप के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना किस्मत है। किस्मत है। समझ आ गई? अब ये उस वक्त जो अंदाजा लगा मजाल है, क्लियर कर, मतलब कमाल ही है ना, कमाल ही है, कमाल ही है। एक चीज ना ऑडिट में 3 जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं, तीन जगह पे इस्तेमाल, वो कंसेप्ट टेस्ट हो सकता है। सवाल मेरे ज़हन में आया, मैंने इसमें से सवाल सेट कर रहा हूँ। चैप्टर 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है। मैं चैप्टर 2 के मुताबिक बना रहा हूँ। अब कुछ बच्चे चैप्टर 2 पिक करेंगे, कुछ 4 के मतलब, ये मुझे रिक्वायरमेंट में क्लियर करना चाहिए ना, मैं किस कंसेप्ट के कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ। और मैं रिक्वायरमेंट में सिर्फ इतना लिखूंगा, व्हाट शुड ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन। भाई सिचुएशन के अंदर 3 मसले हैं, तो स्टूडेंट को तीनों डिस्कस करने चाहिए, या स्टूडेंट ने जो जो डिस्कस किया उसको ठीक होना। भाई मेरे जहन में अगर मसला नंबर 1 है और मैं उसी को रख के टेस्ट कर लूं, बाकी 2 और 3 भी मसले थे, लेकिन वो जिन्होंने डिस्कस किया मेरे जहन में तो वो नहीं था, तो उसके मुताबिक ये सही है क्या? ये आई कैप की बात नहीं कर रहा, किसी और की बात कर रहा हूँ, सॉरी, किसी और की बात, आई कैप की बात नहीं कर रहा। ठीक है? वो मुझे बड़े पुरानी एग्जाम्पल याद, मुझे बानो कुदसिया के नावल कोई पढ़ता है? कोई नाम उसके याद है आपको? क्या क्या है? राजा गिद्ध के अलावा, राजा गिद्ध के अलावा वो होता है कोई क्या कहते हैं, शजर, कोई था नहीं, क्या व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर, ये नहीं था, क्या था? अब लेक्चर नहीं आगे चलना जब तक ज़हन में नहीं आएगा। पास कीजिएगा, पहले मैं याद करूंगा।
आ गया याद। नावल का नाम था अमर बेल। तो एक जगह, हाँ ब्रेन स्कैम में डाल देंगे। उमैर अहमद, सुनने उसी की तरफ आ रहा हूं। एक कंपटीशन हो रहा था, ये सच्चा वाकया, सच्चा वाकया। कंपटीशन हो रहा था, उसमें सवाल पूछा गया, अमर बेल नावल किसने लिखा है? ऑडियंस में से एक ने जवाब दिया, ये बानो कुदसिया ने लिखा है। उन्होंने जवाब दिया, गलत, ये तो उमैर अहमद ने लिखा है। अच्छा, उधर वो कॉन्फिडेंट थे जिन्होंने ऑडियंस में जवाब दिया, उन्होंने फौरन नेट पे सर्च किया, उन्होंने कहा देखिए ये अमर बेल बानो कुदसिया ने लिखा है, उसने भी लिखा है। तो जिसने सवाल पूछा, जो जवाब आगे उसकी स्टेटमेंट बड़ी कमाल की थी, उसने कहा लिखा बानो कुदसिया ने भी होगा, मैंने तो उमैर अहमद वाला पूछा था ना। तो एक क्वेश्चन के अंदर अगर दो इश्यूज हैं, इश्यू नंबर 1 और इश्यू नंबर 2, और नीचे वो सिर्फ इतना लिख देता है, व्हाट शुड राइटर डू इन दिस सिचुएशन, तो आप सिचुएशन नंबर 1 को बताएंगे कि 2 को बताएंगे? हम आपको सिखाएंगे दोनों बताएं। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो होता है जिसके जहन में 2 नंबर है, तो सोल्यूशन में अगर सिचुएशन नंबर 1 है तो आगे कमेंट्स में क्या लिखा होगा, भाई 2 भी बनता है, मैंने तो 1 पूछा था ना। तो ये थोड़ा सा रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम है। आई कैप की केस स्टडी की रिक्वायरमेंट में मेरे ओपिनियन, मेरे जाती ओपिनियन के मुताबिक, हो सकता है दूसरों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, क्लियर नहीं करता क्लियर कुछ बार चले छोड़ें। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी, हम उस्तादों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारे लिए गलती का चांस नहीं है। अब किसी जगह पे अगर किसी सेशन में 3 इश्यूज है ना, मैंने आपको ये नहीं है एक इशू आइडेंटिफाई करके रिलैक्स हो जाना कि मुझे नहीं पता आई कैप किसके नंबर। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मजे की अगली बात सुने, दूसरा कोई एक आपके साथ तरीका वारदात होता हो तो मैं बताऊंगी। 2 इश्यूज है, कहता है दोनों के नंबर, दोनों को डिस्कस करना था। अब 2 इश्यूज हैं, दोनों की लाइन 4-4 बनती है, 8 नंबर है। इश्यू नंबर 1 के कितने होने चाहिए मार्क्स? 4। 2 के कितने होने चाहिए? अच्छा एग्जामिनर ACCA के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत अच्छे बनाता है, बहुत अच्छा। उनका प्रैक्टिस ना हो, प्रैक्टिस, ये हमारा जो आर्टिकल्स में ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ ACCA का जो उनका बुक्स का सिस्टम है और उनका एग्जामिनेशन का सिस्टम है, वो मुझे ज्यादा पसंद है। मुझे डेफिनेट ओपिनियन नहीं दे रहा, अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग है ना, वो हमें निखारती है, जिसकी वजह से ACCA हमसे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो जो रगड़ा हम खाते हैं ना, वो ACCA वाले। बहरहाल वो क्या करते हैं, वो पूरा डिटेल ब्रेकअप देते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के 2 चीजें पूछेंगे ना रिक्वायरमेंट में, पार्ट ए लैदा कर देंगे 4 नंबर, पार्ट बी लैदा कर देंगे 4 नंबर। आई कैप क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा 8 नंबर। और जब मार्किंग स्कीम आएगी पता चलेगा पहले इशू के 2 नंबर थे और दूसरे इशू के 6 नंबर थे। ये ले, और मजे की बात सुने, ये सिर्फ कैफ में नहीं, CFAB लेवल में भी हो रहा है। CFAB लेवल में भी वो कहते हैं सर मसला एक ही है, एक जैसे ही सवाल एक अटेम्प्ट में किया है, उसमें गोइंग कंसर्न को उसने रगड़ दिया, 80% सोल्यूशन गोइंग कंसर्न पे है। दूसरे में भी वही सिचुएशन थी, उसी तरह का सवाल था, उसमें उसने सिर्फ एक लाइन लिख के निपटा दिया। तो मैंने कहा भाई आपकी किस्मत, आपकी। इसीलिए हमने क्या करना है, हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। किसी केस स्टडी के एक एक लफ्ज से क्या इंपैक्ट होगा हमने वो सीखना है। मैं रिलैक्स नहीं हो सकता, ना आपको रिलैक्स होने दूंगा। 3 इश्यूज है ना किसी केस स्टडी में, आपने इस काबिल होना है तीनों इश्यूज आइडेंटिफाई करें। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बार बार कहता हूं ना, राइटिंग प्रैक्टिस इंक्रीज करें, राइटिंग प्रैक्टिस। किस वजह से कहता हूं, इस वजह से ताकि आप जो है ना, टू बी ऑन सेफ साइड, थोड़ा सा ज्यादा इश्यू को कवर करना से। बहरहाल हाँ, तो क्या करता है, हाँ ये आर्टिकल कोर्स ऑफ। अब सुनिए, रिक्वायरमेंट को गौर से सुना है। ये जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, एक कंसेप्ट का नहीं, एक चैप्टर का नहीं, पूरे ऑडिट का कंसेप्ट है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, आपने फर्क बताना है। पूरा सारा केस डिस्कस किया हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, व्हाट शैल बी इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। दूसरी जगह क्या लिखा है, व्हाट शैल बी इंपैक्ट ऑन ऑडिट, या व्हाट शैल बी ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाट शैल बी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट और व्हाट शैल बी ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या फर्क है, गौर से सुन ले। पहली दफा बता रहा हूं, 10 दफा और बताऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा दफा नहीं बताऊंगा। पहली दफा सुन ले, दोनों में फर्क क्या है।
जब पूछे इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो जो चीज इफेक्ट हो रही है वो बतानी है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हर चीज बतानी है, ऑडिट रिपोर्ट से बाहर कोई चीज नहीं बतानी। और जब पूछे ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो ऑडिटर ने जो भी काम करना है, चाहे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चाहे ऑडिट रिपोर्ट के बाहर, वो सारा कुछ लिखना है। समझ आ रही है? नहीं, फिर से, जब रिक्वायरमेंट में होगा इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताओ, तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो जो इफेक्ट, जिस पैरा 1 2 3 4 5 6 जहां जहां इंपैक्ट आ रहा है बताना है। और जब कहेगा ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन बता, और ऑडिट रिपोर्ट का इंपैक्ट पूछे तो रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना। और जब पूछेगा ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, सारा कुछ बता देना है। रिपोर्ट के अंदर भी सारा कुछ बता देना है, रिपोर्ट के बाहर भी सारा कुछ बता देना है। अब यहां पे देखिए एग्जामिनेटिव क्या कह रहा है, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ ए मिस स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड। जरा सुनिए, अगर मेरे से पूछेगा ना इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ इफ मिस स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड, अगर रिक्वायरमेंट यू होती क्या कि यहां पे लिखा होता इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट इफ मिस स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड, मैं क्या कहता? मैं कहता इफ मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। If a misstatement is pervasive, auditor shall express adverse opinion. Auditor आगे लिखता, auditor shall also explain the nature of misstatement in basis for qualified or adverse opinion से, ये बताता, और कुछ ना बताता। हालांकि मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करते हैं मिसस्टेटमेंट ठीक कर ले भैया, मिसस्टेटमेंट सामने आ जाए, डायरेक्टर्स को भी कहते हैं भाईजान ठीक करवा दें, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ये मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, बाहर की चीज तो पूछी, मेरे को रिपोर्ट से बाहर नहीं जाना, अंदर रहना है, सारी चीजें डिस्कस करनी है, रिपोर्ट के अंदर की सारी चीजें, रिपोर्ट के बाहर की कुछ भी नहीं। जबकि यहां पे क्या है, ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन। अब जरा देखिएगा, वो आपको ऑडिटर जो जो काम करता है सारा कुछ बताएगा, सारा कुछ बताएगा। ये नजर आ रहा है आपको? ये नहीं आ रहा है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। ये क्या कह रहा है? पहला, ऑडिटर accumulates समझते हैं, इकट्ठा करता है, ऑल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइंग ड्यूरिंग ऑडिट, communicates them to management on timely basis and request management to correct them। ये कम्युनिकेशन करना है, लिखना है अपने पास, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर, ये भी तो करता है, मिसस्टेटमेंट सामने आती है। लेकिन पिछले सोल्यूशन में क्यों नहीं लिखा था? उसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट था सिर्फ। अब ये तो कोर्स ऑफ एक्शन है, सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, इफ मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट दीज मिसस्टेटमेंट टू दोष एंड शैल रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट। इफ मिसस्टेटमेंट आर करेक्टेड बिफोर साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस। इफ मिसस्टेटमेंट आर नॉट करेक्टेड, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर वो सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछता ना, और फिर क्या करा, इफ मिसस्टेटमेंट आर इंटेंशनल, जानबूझ के की है, इफ मिसस्टेटमेंट आर इंटेंशनल, जानबूझ के की है, इट विल आल्सो इफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। हाँ, ये से रिस्क ऑफ फ्रॉड भी बढ़ जाएगा। अगर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट होता ना, गौर से सुनिए, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, मैं सिर्फ ये वाली बात लिखता, ये क्वालिफाइड और एडवर्स वाले। लेकिन अगर ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है तो मुझे उसके अलावा बाकी बातों को भी कवर करना है अपने सॉल्यूशन में। समझ रहे हैं? तो यहां पे लिख लीजिए, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट वर्सेस ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? शाबाश। इंटेंशनल की, भाई जानबूझ के मिसस्टेटमेंट की, जानबूझ के चलते चलते, सॉरी भाई हाथ लग गया, चलते चलते इसमें प्रॉब्लम लगता है मेरी इसके साथ कोई जानी दुश्मनी चल रही है। मैं जानबूझ, भाई अनजाने में हाथ लग गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं अराइज होगा। और अगर जानबूझ के मैंने अटैक किया है तो फिर इसका मतलब है कोई
अगर गलती अनजाने में हो जाए वो एरर है। मिस स्टेटमेंट की दो टाइप्स होती हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। अनजाने में हो जाए एरर, जानबूझ के हो जाए फ्रॉड। फ्रॉड जो है ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, उसमें फिर हमने अपने प्रोसीजर्स को मजीद बढ़ाना होता है, उसमें फिर कुछ फ्रॉड वाले प्रोसीजर भी लिखने हैं। भाई कुछ समझ आई आपको? चलिए अब चलते हैं। ये तो मिस स्टेटमेंट हो गया। अभी तक हमने क्या स्टडी किया? मिस स्टेटमेंट की सरकारी एग्जांपल्स रटे वाले सवाल को याद करने के लिए, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन मिस स्टेटमेंट के केस में क्या होगा। ये रटे वाले सवाल के लिए है, ये केस स्टडी में यूज, थोड़ा समराइज करके करना होगा, लेकिन कंसेप्ट यही यूज करने होंगे। एज इट इज ना सही, समराइज करके करना होगा, लेकिन कंसेप्ट यही होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं जी। अब आ जाए स्कोप लिमिटेशन की बारी। स्कोप लिमिटेशन क्या है? कह रहा स्कोप लिमिटेशन अराइजेस, कब आती है स्कोप लिमिटेशन? स्कोप लिमिटेशन उस वक्त आती है व्हेन आइटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन व्हिच टू बेस, जिसके ऊपर ओपिनियन बेस करना है। अच्छा मुझे बताइए, स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन ये क्यों नहीं लिखी व्हेन आइटर इज अनएबल टू परफॉर्म प्रोसीजर? ये क्यों लिखा है अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस? हाँ जी, क्योंकि अगर एक प्रोसीजर से एविडेंस ना मिले तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर ले लो। प्रोसीजर अहम नहीं है, एविडेंस अहम है। समझ आ रही है? अगर वो डेफिनेशन यू होती ना कि प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया तो स्कोप लिमिटेशन है, तो हर प्रोसीजर जो परफॉर्म नहीं किया उस पर स्कोप लिमिटेशन हो जाती। ठीक है? नहीं, केस स्टडी के अंदर देखा, एक केस स्टडी जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वीक थी, अब इसमें स्टूडेंट की भी गलती है। अब ये नहीं कि हमेशा आई की गलती है, स्टूडेंट की गलती है, स्टूडेंट की भी गलतियां होती हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट की गलती ज्यादा संगीन है कि मेरी गलती। मैं चले अपनी समझ लीजिए, मैं हूं, मैंने आपका पेपर लेना है, मेरी गलती ज्यादा से क्यों? स्टूडेंट गलती करेगा, सिर्फ एक स्टूडेंट पे उसका इम्पैक्ट आएगा, वो है इम्पैक्ट एट असर्शन लेवल। उस्ताद गलती करेगा ना, उसका इम्पैक्ट पूरी क्लास को आएगा। एक स्टूडेंट, सुबह इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक स्टूडेंट रात को सो गया, उसी की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। अगर उस्ताद भी रात को सो गया, अगले दिन का लेक्चर तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो फिर सब ये समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा, ये ध्यान में रखिएगा कि जानबूझ के जो किया उसका इफेक्ट ज्यादा सीवियर और रिक्वायर्ड। और स्कोप लिमिटेशन की अगर बात करें, स्कोप लिमिटेशन में ये कंसेप्ट आएगा कि स्कोप लिमिटेशन कुछ होती है हालात वाकयात की तरफ से, और कोई स्कोप लिमिटेशन होती है मैनेजमेंट की तरफ से। क्या दोनों एक बराबर हैं? कौन सी वाली ज्यादा सीवियर है? मैनेजमेंट की। अच्छा मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं ज्यादा सीवियर, ज्यादा परवेसिव नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? सीवियर। ठीक है, कुछ बात समझे? अच्छा एग्जाम्पल की बात कर रहा था, स्टूडेंट का भी कसूर होता है कि वो रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझते ही नहीं है। क्वेश्चन में आई कि आपने कहा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि आपकी, उसने कहा 31 दिसंबर ईयर एंड था, किसी वजह से क्लाइंट का स्टॉक काउंट नहीं कर सके, 15 जनवरी को स्टॉक काउंट अवेलेबल है करने के लिए, बताइए क्या करना है? स्टूडेंट कहने लगा स्टॉक काउंट नहीं कर सके, स्कोप लिमिटेशन है। इफ इफेक्ट इज मटेरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ इफेक्ट इज परवेसिव, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और एग्जामिनर कमेंट्स में उसने कहा भाई क्या आपको ये नहीं पता, अगर कोई एक प्रोसीजर परफॉर्म ना कर पाए तो पहले अल्टरनेटिव प्रोसीजर की कोशिश करनी है। इसमें आपने ये बताना था कि सर हम 15 जनवरी को स्टॉक काउंट करेंगे, फिर उसके बाद रिवर्स वर्किंग के जरिए सेल परचेज की एडजस्टमेंट करके 31 दिसंबर के स्टॉक काउंट पे पहुंचेंगे। अगर इस प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर नहीं मिला तो फिर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्यों नहीं डिस्कस किया? अब खुद बताएं, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? अब जिसका स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट ठीक नहीं है ना, वो नहीं करेगा। जो ये समझता है प्रोसीजर परफॉर्म ना करना स्कोप लिमिटेशन है, वो नहीं करेगा। लेकिन जिसको पता नहीं प्रोसीजर में और एविडेंस में फर्क है, और स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन में एविडेंस का जिक्र किया उसने, स्कोप लिमिटेशन समझा। अब इसकी एग्जांपल सुन लीजिए, सरकारी एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल्स है सुन लें। कह रहा है स्कोप लिमिटेशन एग्जांपल सुनो। स्कोप लिमिटेशन में राइज इन फॉलोइंग केसेस। पहला, सर्कमस्टेंसेस
बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंटिटी मतलब मैनेजमेंट कंपनी, कहते हैं सर हमारे हाथ से बाहर है हालात, जैसे काउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटी हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कंप्यूटर, वायरस, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया। सर आग लगी थी, जहां बाकी सब कुछ जला उधर इनवाइसेस की बोरियां भी जल गई, इनवाइसेस की बोरियां भी, हमारे पास कोई इनवाइस नहीं है, राख पड़ी हुई है, क्या करें? उस राख से कोई एविडेंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसको भी गंगा में बहा दे भाई, क्यों इसकी आत्मा भटक रही होगी एविडेंस की, है इसको कोई काम नहीं है ना हमारे का। अच्छा, इन सारी एग्जांपल में याद रखिएगा, सारी एग्जांपल में इट इज अज्यूम्ड कि अल्टरनेटिव प्रोसेस से भी एविडेंस नहीं मिल सका। अगर किसी भी एग्जांपल में अल्टरनेटिव प्रोसेस से एविडेंस मिल जाए ना, तो फिर वो स्कोप लिमिटेशन नहीं रहेगी, क्योंकि एग्जांपल समझानी है ना, तो अज्यूम कीजिएगा इन सब में। इसके साथ टिक कर दे, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एग्जांपल है बास पेपर्स में, डिस्ट्रॉयड। दूसरा, अब जो ताजा ताजा पूछ रहा है, पिछले 1-2 अटेम्प्ट्स में उसने पूछी है, काउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटी डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए, सीज्ड गवर्नमेंट ने अपने पास। एफबीआर वाले आए थे, छापा मार के सारा सेल्स का रिकॉर्ड ले गए, क्यों? वो कहते हैं आप सेल्स अंडरस्टेट कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। अब एफबीआर वाले ले गए, क्या हम एज ऑडिटर हैं एफबीआर से ज्यादा पावरफुल है? एफबीआर के पास लीगल पावर्स हैं, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हम एफबीआर से लेने जाएंगे, आपने रिकॉर्ड सीज किया, मैं वापस करेगा, धक्के दे के बाहर निकालेगा, इसे जानने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो क्या होगा, ये भी रिकॉर्ड सीज हो गए। अगर तो कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर पूछे, हम कहे कोई फोटोकॉपी वगैरह मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंस मौजूद है, तो चलो हो सकता है कुछ, लेकिन अगर नहीं तो ये क्या होगा। ये दोनों एग्जांपल अच्छे हैं, पहली वाली ज्यादा पूछ रहा है, पूछी है ज्यादा, दूसरी वाली लेटेस्ट में पूछी है उसने। तीसरा, फिर नेक्स्ट सेकंड, सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू नेचर आर टाइमिंग ऑफ फाइटर, टाइमिंग ऑफ फाइटर अपॉइंटमेंट सच दैट ऑडिटर इज एबल टू ऑब्जर्व काउंटिंग ऑफ फिजिकल इवेंट। ईयर एंड है 31 दिसंबर, ऑडिटर अपॉइंट हुआ 15 जनवरी को, अपॉइंट ही ईयर एंड के बाद हुआ, कोई टाइम मशीन अभी तक इजाद नहीं हुई कि ऑडिटर वापस 31 दिसंबर पे जाके चेकिंग कर ले। तो ये क्या होगा, अगर अल्टरनेटिव उसे परफॉर्म नहीं कर सका, स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, अज्यूम किया ना हमने सब में, वरना बात ठीक है, कंसेप्चुअली ठीक है। ये बात समझ आ गई? ईयर एंड के बाद ऑडिटर पॉइंट हुआ है, ईयर एंड का स्टॉक अकाउंट फिजिकली नहीं कर सका, स्कोप लिमिटेशन। ये एग्जांपल भी टिक करें, ये भी उसने कई दफा पूछी हुई है। अब ये एग्जांपल दूसरी और तीसरी उसने कभी भी नहीं पूछी हुई, नेवर एवर आस्क्ड, फिर भी पढ़ लेते हैं। Entity is required to use equity method of counting associated entity, but auditor is able to obtain financial information of associated company। अब जो जैसे समझा रहा हूं ना वैसे ही आपने करना। एसोसिएटेड कंपनी है सब्सिडरी की छोटी बहन, जिन्होंने कैफ 7 पढ़ा उनको पता होगा, जिन्होंने कैफ 7 नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूं। सब्सिडरी पता ना क्या होती है? हमने जब सब्सिडरी कंपनी एसोसिएटेड कंपनी होती है ना किसी की, उसके ट्रांजैक्शंस को हमने मेन के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, यानी होल्डिंग या सब्सिडी का जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हमने अपने ऑडिट क्लाइंट के रिजल्ट में ऐड करना होता है। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन मेथड या एसोसिएट और तो इक्विटी मेथड। लेकिन अगर उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मौजूद नहीं है, तो क्या आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना सही है कि नहीं? नहीं कर सकते। जैसे वैल्यूअर ने वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई, एडजस्टमेंट, आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं मिली ऑडिटर को, ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। तो अपनी किसी होल्डिंग या अपनी किसी सब्सिडी या एसोसिएटेड कंपनी की इनकम को कंपनी ने रिकॉर्ड किया कि हमारा इसमें 60% हिस्सा है, ये लो 60% इधर ऐड करो, हमारा इसमें 30% हिस्सा है, इसका 30% प्रॉफिट इधर ऐड करो। तो प्रॉफिट 30% सही है कि नहीं, इसके लिए आपको एसोसिएट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। प्रॉफिट वहां से पता चलेगा। अगर मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई नहीं है, तो आप कभी पता चला सकते हैं कि ये ठीक अमाउंट है कि नहीं? स्कोप लिमिट, समझ गए? नहीं समझ आए तो दूसरी और तीसरी को आपने रट्टा लगाना है। थर्ड, substantive procedure alone do not provide sufficient appropriate evidence and entities controls are। दूसरी और तीसरी मिसाल को आपने रटा लगाना है। दूसरी फिर भी मैंने हिम्मत करके आपको समझा दिया। तीसरी एग्जांपल समझने के लिए कि पूरा केस आपको बताना पड़ेगा 15 मिनट का,
अहम नहीं, अहम होता जरूर बताता, आधे घंटे का केस होता फिर भी बताता अगर अहम होता। अहम नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, इसको रटा लगा देना। केस स्टडी में आया मेरी जिम्मेदारी है, केस स्टडी में आया तो मेरी जिम्मेदारी है। अब आज सारा कंसेप्ट एक तरफ, आपका सारा फोकस इसी के ऊपर हो जाएगा, ना जाए कहीं। केस स्टडी बनाना, अगर बना लिया तो क्या होगा, क्योंकि आपकी रिस्क असेसमेंट नहीं है ना। हम देखें रिस्क असेसमेंट में काम कर, मुझे पता है इसमें रिस्क नहीं है, आई क्या पूछेगा ही नहीं, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछता, और पूछेगा भी तो आपने याद करने को क्या, मैं छोड़ने को तो नहीं कह रहा, याद करने को कह रहा हूं। याद रखे हर चीज ना आपसे आपको समझ आनी है, ना हर चीज समझना जरूरी है। हर चीज की लॉजिक समझना जरूरी होता है। सूरज हमेशा मशरिक से निकल के मगरिब में गरूब होता है, क्या वजह है, लॉजिक है। तो पता है आपको, किसी को पता है? मेरे को नहीं पता, मेरे को भी, लेकिन मेरे को जरूरत भी नहीं है कि है जरूरत नहीं। हमारा तो सुबह सूरज शुरू होता है फिर भी ऑफिस में होता है, गरूब होता है फिर भी ऑफिस में होते हैं। बाहर निकले पता चलता है 3 घंटे मुसलसल बारिश होती रही है, आर्टिकल्स में ऐसे होता था, 3 घंटे मुसलसल, हमें पता, अंदर बैठे पता ही नहीं होता, बारिश भी ऐसे बंद कमरों में, जेल के बराबर तो नहीं होता था यार। तो याद रखे हर चीज समझना जरूरी नहीं है। मेरी बला से मगरिब से तुलू होके मशरिक में गरूब होता मुझे क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क़यामत की निशान तो कोई नहीं, आने दे, क्या और कलम क़यामतें गुजरी हैं, ये भी गुजर जाएगी, नहीं है। और जो जिसकी जिस दिन डेथ हुई उसकी क़यामत उसी दिन आ गई, जिसकी जिस दिन मौत हुई उसके लिए तो उसी दिन क़यामत आ गई ना, ऐसा ही है ना। और हम में से हर एक की क़यामत पता नहीं कब आ जाए, किसकी कब आ जाए, ऐसे है कि नहीं है। तैयारी की हुई है, मैंने भी नहीं की हुई। हल्की आंच पे तैयारी शुरू कर दें, आपका वक्त तो दूर है, मेरा थोड़ा करीब है। चले बहरहाल, हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप भाई के लिए दुआएं जरूर करते रहेंगे, है ना। हाँ, तो कोशिश करें आपके लिए भी कोई इस तरह इतने को लोग हों, ताकि जो कमी पेशी रह जाए पूरी हो जाए, वापिस आ जाए। तो ये इक्विटी मेथड क्लियर हो गया। When substantive procedure alone do not provide sufficient appropriate audit evidence and internal controls are weak, ये भी स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल है। कभी टाइम हुआ किसी लेक्चर में तो बता दूंगा, आगे एक जगह और आता है, वहां पे अगर मैंने देखा, अगर तरतीब मेरे सही चल रही हुई तो बता दूंगा। लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। अब जैसे मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल थी, स्कोप लिमिटेशन की भी एग्जांपल, उसकी भी 3 थी, हैरानकुन तौर पे इसकी भी 3 है कैटेगरी, उसकी भी 3 मिस स्टेटमेंट की कैटेगरी थी, इसकी भी 3 है। क्या लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट एंटिटी। पहला, मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द आइटर फ्रॉम काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी। मैनेजमेंट में आइटर को स्टॉक काउंट करने नहीं दिया, स्कोप लिमिटेशन है ये बाय मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द आइटर फ्रॉम सेंडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू ए पार्टी, डाटा को कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने दिया, स्कोप लिमिटेशन है जी बाय मैनेजमेंट। तीसरा, मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू आइटर, आइटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड की, स्कोप लिमिटेशन है जी बाय मैनेजमेंट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब जो बात बताने लगा वो गौर से सुनिएगा। मिस स्टेटमेंट की 3 टाइप्स हैं, लेकिन केस स्टडी में आपसे टाइप कभी भी नहीं पूछेगा। असूल सुन लें, मिस स्टेटमेंट जिस भी टाइप की हो, रिपोर्ट पे इंपैक्ट सेम है। मिस स्टेटमेंट जिसकी टाइप की हो, रिपोर्ट पे इंपैक्ट सेम है। अगला कंसेप्ट, स्कोप लिमिटेशन 3 टाइप्स है ना, स्कोप लिमिटेशन जिस भी टाइप की हो, रिपोर्ट पे इंपैक्ट सेम है। स्कोप लिमिटेशन जिस भी टाइप की हो, पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, जो भी एग्जांपल आ जाएगा, रिपोर्ट पे इंपैक्ट सेम है। स्टूडेंट गुस्सा कर गया ये बात सुन के, कहने लगा जब हर टाइप का इंपैक्ट सेम है तो हमें टाइप पढ़ाई क्यों आपने। आई कैप रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ सकता है, हालांकि तकरीबन कोई 12-13 साल हो गया उसने नहीं पूछा ये सवाल, लेकिन पूछ सकता है, इसीलिए टाइप बताइए। फिर से, स्कोप लिमिटेशन या मिस स्टेटमेंट जिस भी टाइप की हो, रिपोर्ट पे इंपैक्ट सेम है, लेकिन अच्छा, यहां बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, स्टूडेंट अक्सर स्लिप हो जाते हैं कंसेप्ट। मेरे अल्फाज पे गौर करना है, और अल्फाज जो बोलने जा रहा हूं ना, चुन चुन के बोलने जा रहा हूं अल्फाज, गौर से सुनिएगा।
मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन किसी भी टाइप की हो, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट सेम है। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल बाय मैनेजमेंट है या स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो इसका इफेक्ट ज्यादा सवेयर है। इसका इफेक्ट सवेयर है। आगे मजीद सुन ले कमेंट्री। क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड भी अराइज हो जाएगा। हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड, भाई बात पे समझ आ रही है? स्कोप लिमिटेशन, अगर हालात, ऊपर वाली स्कोप लिमिटेशन हालात और वाकयात की वजह से हो, स्कोप लिमिटेशन हालात और वाकयात की वजह से रिपोर्ट को यह भी इफेक्ट करेगी, लेकिन इसकी वजह से रिस्क ऑफ फ्रॉड अराइज नहीं होगा। और अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, रिपोर्ट को यह भी इफेक्ट करेगी, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा सवेयर होगा क्योंकि रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा। वो फ्रॉड, मैनेजमेंट आपको स्टॉक काउंट नहीं करना, खबरदार सर स्टॉक काउंट करने नहीं जाने चाहिए गोदाम में। तो उसका मतलब गोदाम में कोई तो गड़बड़ घोटाला है, वरना हमें चेकिंग ना करने देते। मिस स्टेटमेंट भी अगर गलती से हो गई यार, ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने जानबूझ के फेक सेल रिकॉर्ड किया ये एंड पे, तो ये ज्यादा सवेयर है कि नहीं? फिर से स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो, रिपोर्ट पे इंपैक्ट सेम है, लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है या मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है तो इफेक्ट ज्यादा सवेयर होगा। अच्छा, ये जो सवेयर है ना, इसको कुछ स्टूडेंट जल्दी जल्दी जो 2 डबल स्पीड पे लेक्चर सुनते हैं ना, वो बड़ा तंग करते हैं। कहते हैं सर आपने बताया था स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हमेशा परवेसिव होगी। क्या बताया था आपने? मैंने कहा मैंने कब बताया था? नहीं बताया था मैंने। स्टूडेंट क्या कहते हैं कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हमेशा, आपने क्या कहा था? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हमेशा, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। नहीं कहते हैं स्टूडेंट, क्या क्या भाई, मैं पिछले सेशन का गुस्सा उतार रहा हूँ क्योंकि आज इस सेशन का तो अगले सेशन में उतारना है। कि स्टूडेंट मुझे क्या कहते हैं, मेरे पे इल्जाम लगाते हैं, एक घिनौना इल्जाम लगाते हैं मेरे ऊपर। घिनौना इल्जाम क्या लगाते हैं कि सर आपने कहा था कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होगी, उसका इफेक्ट हमेशा परवेसिव होगा। और नहीं कहा मैंने, नहीं कहा, ये नहीं कहा। मैंने क्या कहा? परवेसिव नहीं बोला, और सवेयर बोला है। सवेयर, सवेयर, सवेयर का मतलब है कि हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, रिपोर्ट तो क्वालिफाई होगा, हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएंगे। और ज्यादा जहां पे फ्रॉडिया लोग इकट्ठे हो जाए वहां नहीं बैठते, वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। ये परवेसिव थोड़े बोला है, सवेयर बोला है कसम से। नहीं, कोई कहेंगे 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 स्वेयर के स्पेलिंग SEVERE, स्वेयर। ठीक है, अब जरा परवेसिव के स्पेलिंग सुनाओ। PERVASIVE। शाबाश शाबाश भैया, बात समझ आ गई? अच्छा, आगे अब कह रहा है एग्जाम्पल बताने के बाद कह रहा है ना मिस स्टेटमेंट के नीचे आपने कुछ टिप्स पढ़ी थी ना, तो स्कोप लिमिटेशन की भी तो टिप्स बनते हैं, वरना स्कोप लिमिटेशन नाराज हो जाएगी। वो कहेगी मिस स्टेटमेंट की आपने सारी बातें सुनी है और मेरी कोई बात सुने बगैर ही आगे चले गए हैं, तो इसकी भी बात सुन लें। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है note, there will be no scope limitation if auditor is able to obtain evidence from alternative audit procedure in above cases। हमने कहा टाइम क्यों जाया किया, हमें पहले ही पता है। अच्छा आगे सुनो। Further, if accounting record is not available, that is not maintained by company, destroyed हो गए, seized हो गए, जो ऊपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड वाला है ना, तो स्कोप लिमिटेशन तो है ये, लेकिन आपको पता है SECP ने भी कहा हुआ है कि मुझे भी बताना, अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना हो रहे हुए, SECP ने क्या बोला है? SECP को भी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कहता है अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुए, जल गए हैं, अवेलेबल नहीं है, वायरस आ गया था, तबाह हो गया, नहीं है ना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, SECP को भी बताओ। अच्छा गैस करे कैसे बताएंगे? अदर लीगल, वही कह रहा है
Auditor shall also qualify opinion regarding proper books of accounts in other legal, ये other legal and regulatory requirements सुनना है। अब मैं गलतियां बता दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने आपको बताया जी, जब सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मसला हो, स्टूडेंट क्या होता है ना, वो कहता है सर निंजा अप्रोच सिखाएं, वो चीज सिखाएं जो हर जगह फिट हो जाए। कंसेप्ट वही, अच्छा सर समझ आ गई, ये डबल स्पीड वाले खास तौर पे, सर समझ आ गई, जब कभी स्कोप लिमिटेशन होगी उसके साथ हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन भी क्वालिफाई करना है अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में। ठीक है, अगले केस स्टडी में आईकैप कहता है डेटर ने कंफर्मेशन लेटर भेजना था, मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया, स्कोप लिमिटेशन है, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन क्वालिफाई होगा? नहीं होगा। लेकिन उन्होंने रटा क्या लगाया था, हर स्कोप लिमिटेशन में नहीं होगा, किसी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा। कल को क्लाइंट हमें स्टॉक काउंट करने से मना कर दे, स्कोप लिमिटेशन तो है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं? ये ऊंच नीच है, ये इतनी आसानी से ऑडिट नहीं समझ आएगा। आप क्या समझे थे? ये स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट में इफेक्ट सेम है, लेकिन अगर बाय मैनेजमेंट हो, इंटेंशनल हो, तो उसका इम्पैक्ट सीवियर होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा आगे चले, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ स्कोप लिमिटेशन इज फेस्ड। यहां पे सुन लें वो चीज जो आप बार बार पूछते हैं, क्या ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन है? इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में और कोर्स ऑफ एक्शन में क्या फर्क है? अगर स्कोप लिमिटेशन है केस स्टडी के अंदर और रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, बताओ क्या बताएंगे? रिपोर्ट के अंदर हर चीज बता देंगे और रिपोर्ट के बाहर एक चीज भी नहीं बताएंगे। समझ रहे हैं? और अगर रिक्वायरमेंट में हो ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, तो ऑडिटर का एक्शन रिपोर्ट से बाहर भी होता है, रिपोर्ट के अंदर भी होता है, फिर दोनों चीजें बताएंगे। नहीं समझ लगी? नहीं आई पढ़ तो लें। अगर स्कोप लिमिटेशन है, ऑडिटर शैल परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस, इफ एविडेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। रिपोर्ट में इम्पैक्ट बताता हम इतनी बात करते हैं, लेकिन आगे क्या करें? इफ स्कोप लिमिटेशन पोस्ट बाय मैनेजमेंट दिस विल आल्सो अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स, ये अदर एस्पेक्ट्स को भी इफेक्ट करेगा। कौन? क्योंकि ज्यादा सीवियर है तो रिपोर्ट के अलावा दूसरी चीजों को भी इफेक्ट करना चाहिए। जैसे ऑडिटर शैल रीअसेस इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंटेग्रिटी को अंडरलाइन कर लें, मैनेजमेंट बेईमान हो गई, इंटेग्रिटी का मतलब ईमान, ऑनेस्टी। रीअसेस इंटेग्रिटी का मतलब ये नहीं है कि अब इंटेग्रिटी बढ़ जाएगी, क्या होगी? कम हो जाएगी। रीअसेस रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। अगर इफेक्ट ज्यादा सीवियर है, अगर इफेक्ट परवेसिव है ज्यादा, इसको ऐसा करें परवेसिव को करके सीवियर कर लें ताकि आपका परवेसिव के साथ मिक्स ना हो। इफ इफेक्ट ज्यादा सीवियर है, परवेसिव क्या कर लें? तो एक्सेप्शनल केस में, रेयर केस में ऑडिटर एंगेजमेंट से विड्रॉ भी कर सकता है। अगर विड्रॉ पॉसिबल या प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। यानी ये बता रहा है कि आपका दूसरे जो बाई मैनेजमेंट होगी ना, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। किस किस पे इफेक्ट होगा? इंटेग्रिटी पे, रिस्क पे, ये तीन अल्फाज नोट कर लें, इंटेग्रिटी, रिस्क, विड्रॉल। क्लियर हो गया? मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल, स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल, इनका कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ लिया। चलिए अब आते हैं, कौन सी चीज इमटेरियल है, कौन सी मटेरियल, कौन सी परवेसिव। सुन ले, इमटेरियल कौन सी? जो चीज मटेरियल नहीं है वो इमटेरियल है। पब्लिक कंपनी, एवरी कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। तो हर चीज जो इमटेरियल नहीं, जो मटेरियल नहीं है, तो फिर मटेरियल क्या है? क्या कह रहा है? आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल, वो वाली आइटम मटेरियल है जो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट
could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of डेफिनेशन को रट्टे के लिए याद कर लें, क्योंकि मटेरियलिटी के लिए आपके पास फार्मूला है 5% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन बरकत के लिए डेफिनेशन को भी फिर कह रहे हैं मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। जब कभी मटेरियलिटी की डेफिनेशन लिखनी है, 4 अल्फाज आपकी डेफिनेशन में है पूरे नंबर, और अगर ये नहीं है तो 2 सफ़ों की डेफिनेशन लिख ले 0 नंबर। 4 अल्फाज क्या हमेशा लिखने हैं? इंडिविजुअली, एग्रीगेट, साइज, इंडिविजुअल और एग्रीगेट अभी बता देता हूँ, साइज और नेचर बाद में कभी बताऊंगा। इंडिविजुअल एग्रीगेट मतलब क्या? 5% ऑफ प्रॉफिट 5000 है, एक मिस स्टेटमेंट 7000 की आई, मटेरियल है कि नहीं? मटेरियल है। इंडिविजुअली मटेरियलिटी लेवल 5000 है, एक मिस स्टेटमेंट 4000 की, एक 3000 की, मटेरियल है कि नहीं? मटेरियल है, इंडिविजुअली नहीं, एग्री। तो बताइए मटेरियलिटी डिसाइड करने के लिए हम इंडिविजुअली देखेंगे कि इन एग्रीगेट के दोनों? अगर छोटी 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 मिस स्टेटमेंट्स इकट्ठी होकर मटेरियल बन जाए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? है। आगे चलते हैं अब इमटेरियल, मटेरियल, अब परवेसिव, याद है ना लेवल? इमटेरियल, मटेरियल, परवेसिव। परवेसिव का होता है फैला। जब कोई देखिए, एक है क्वांटिफाई क्राइटेरिया, एक है नॉन क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया। आप में से जिन स्टूडेंट ने कैफ 7 कंपनी ला पढ़ा, कितने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा। तो उसमें होल्डिंग सब्सिडी का क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है ना, तो उसमें 2 क्राइटेरिया बताए गए, एक शेयर होल्डिंग वाला फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने वाला। तो क्राइटेरिया 2 तरह से हैं। उसी तरह परवेसिव का क्राइटेरिया भी 2 तरह से है। कोई चीज, एक क्राइटेरिया है फाइनेंशियल क्राइटेरिया। फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई मिस स्टेटमेंट प्रॉफिट के 50% से ज्यादा है, वो मटेरियल है। कंसेप्ट सुन ले, डेफिनेशन रटा बाद में अभी पढ़ा देता हूं, पहले कंसेप्ट सुन ले। कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन परवेसिव है कि नहीं कैसे पता चलेगा? और 2 क्राइटेरिया हैं, एक फाइनेंशियल, एक ना फाइनेंशियल। क्या है? 50% प्रॉफिट से ज्यादा है, परवेसिव है। नॉन फाइनेंशियल क्या है? अगर प्रॉफिट नहीं दिया कैसे फैसला करोगे? अगर वो उसने इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे है तो वो परवेसिव है। मल्टीपल एरियाज पे है, किस पे? परवेसिव है। अभी सारा लिखा हुआ, ये सारा समझाना है अभी। सिंगल एरिया का इफेक्ट परवेसिव हो सकता है कभी? यस, अगर वो सिंगल एरिया बहुत से के बराबर हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बैलेंस शीट देख लीजिए, जाके देख लीजिएगा, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बैलेंस शीट डाउनलोड करके देखिए, उसमें फिक्स एसेट्स और टोटल एसेट्स का 80% होंगे, 60% या 70%, बाजू का एक कंपनी के 90% भी थे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के टोटल एसेट्स में से 60, 70, 80% तक एसेट्स फिक्स एसेट्स होते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे फिक्स एसेट में स्कोप लिमिटेशन हो तो बताइए वो मटेरियल होगी क्या परवेसिव? हालांकि एक, तो इसका मतलब है अगर प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमारा मटेरियल परवेसिव का रूल क्या है? मोर देन 50% परवेसिव, लेस देन 50 मोर देन 5 मटेरियल, लेस देन 5 इमटेरियल। अगर प्रॉफिट दिया हो तो ये क्राइटेरिया लगाना। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो मल्टीपल एरियाज पे मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, परवेसिव। सिंगल एरिया पे है तो मे बी मटेरियल, मे बी परवेसिव, डिपेंड करता है। अगर वो एरिया बड़ा है तो सिंगल एरिया भी जो 10 के बराबर हो, उसमें मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन परवेसिव हो सकती है। ये सूल ध्यान में रखें। स्टूडेंट कहते हैं सर सिंगल एरिया में तो परवेसिव नहीं हो सकती मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन। हो सकती है अगर वो सिंगल एरिया 10 के बराबर हो। जैसे आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर फिक्स एसेट। तो परवेसिव की डेफिनेशन सुन लें। परवेसिव फैक्ट्स आर दोस फाइनेंशियल एलिमेंट आर दोस दैट इन स्टेटमेंट आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक काउंट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहना चाह रहा है? जिनका इफेक्ट सिंगल एरिया पे ना हो, स्पेसिफिक मीन सिंगल एरिया पे ना हो, मल्टीपल एरियाज पे हो। परवेसिव कौन सी होगी? जिसका इफेक्ट मल्टीपल, सिंगल एरिया पे ना, वो कह रहा है सिंगल एरिया पे ना हो, तो इसका दूसरा मतलब क्या है?
वो परवेसिव है। फिर आगे कह रहा है इफ सो कन्फाइंड, यानी अगर सिंगल एरिया पे इफेक्ट है वो भी परवेसिव हो सकते हैं, लेकिन कब? आगे जवाब दे रहा है रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फन है, वो सिंगल एरिया 50% से ज्यादा का फन है। यानी इससे कंसेप्ट क्या हमने पिक किया, सिंगल एरिया की मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन भी परवेसिव हो सकती है अगर वो एरिया इन इटसेल्फ बड़ा एरिया है। मल्टीपल एरिया की तो कंफर्म है ना परवेसिव, सिंगल एरिया की भी हो सकती है। यानी सिंगल एरिया की मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है, और मल्टीपल एरिया की परवेसिव होगी। सिंगल एरिया की मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है, मल्टीपल की परवेसिव होगी। सिंगल एरिया की मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है, मल्टीपल एरियाज की। और फिर आगे रटे वाला पॉइंट, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर्स आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रटे वाला पॉइंट है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जब आपने डिसाइड करना है ना इफेक्ट मटेरियल है कि परवेसिव है, एक क्राइटेरिया है फाइनेंशियल, एक है नॉन फाइनेंशियल। जब प्रॉफिट दिया होगा केस स्टडी के अंदर क्राइटेरिया फाइनेंशियल लगाना है, प्रॉफिट नहीं दिया होगा नॉन फाइनेंशियल लगाना है। अब यानी प्रॉफिट दिया हुआ है तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे इफेक्ट क्या है? 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है तो 5% प्रॉफिट से ज्यादा है तो, बट ये 50% से ज्यादा तो, और अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो मल्टीपल एरियाज में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो, और सिंगल में है तो वो परवेसिव भी हो सकती है, मटेरियल भी। शाबाश 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 शाबाश। ये टाइप ऑफ ओपिनियन है, ये हम कल पढ़ चुके हैं, तसल्ली से पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है, बस ठीक है। हाँ, अब केस स्टडी, अच्छा एक चीज सुन लें, स्टूडेंट कहने लगा सर क्वालिफाइड ओपिनियन को मॉडिफाइड ओपिनियन लिख सकते हैं? ना 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 ना, ये काम नहीं करना, जेनेरिक टर्म यूज नहीं करनी, स्पेसिफिक टर्म यूज करनी है। शाबाश। ओपिनियन जब पूछेगा ना कोई, आपने बताया जेनेरिक टर्म नहीं यूज, जनरल टर्म कौन सी है? वो नहीं यूज करनी। क्या बताना है? वरना तो आप वही निंजा अप्रोच है क्या? सर मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटेरियल है, मॉडिफाइड ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट परवेसिव है, मॉडिफाइड ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट मटेरियल है, मॉडिफाइड ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट परवेसिव है, मॉडिफाइड ओपिनियन। हर एक में निंजा अप्रोच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। स्पेसिफिकली बताना, जिसका कंसेप्ट वीक होता है वो मॉडिफाइड ओपिनियन। प्रोफेशन में असूल याद कर लें, आपको अभी बता देता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं किस स्टूडेंट का कंसेप्ट ऑडिट का स्ट्रॉन्ग है, किसका वीक है, अगर उस स्टूडेंट के लफ्ज मुंह से कभी लफ्ज निकल आया ना मॉडिफाइड ओपिनियन, समझ लीजिए उसका कंसेप्ट वीक है। जो स्टूडेंट हमारे पास आता है ना, हमें कैसे पता चलता है व्यापार है क्या नहीं? कैसे पता? स्टूडेंट थोड़ी पता, स्टूडेंट खुद आके यही कहता है सर बहुत पढ़ा है मैंने, सारे पूछते 3 दफा पूछ ले रोज कितने घंटे पढ़ते हो, ये नहीं बताएगा कितने घंटे पढ़ा। कहता है सर रोज का काम रोज करता हूँ, रोज का काम रोज, कितने घंटे पढ़, रोज का काम रोज करता हूँ सर, कितने घंटे पढ़ते? सर वो जल्दी याद कर लेता हूं मैं। भाई टाइम बताओ सर, 30 मिनट। 30 मिनट, ये आपको लगता है कि 30 मिनट में याद हो जाता है? प्रैक्टिस भी करनी होती है। 30 मिनट क्यों? क्या? अच्छा फिर दूसरा सवाल, पता नहीं सर मैं फेल कैसे हो गया, मैंने सारे केस स्टडी की थी, सारी केस स्टडी। क्या? अगर आपसे कोई कहे ना सारी केस स्टडी की थी मैंने, कैसे? फिर आपने सिर्फ एक सवाल पूछना है, रिटर्न की थी कि नहीं, रिटर्न की थी कि नहीं, फौरन पता चल जाएगा आपको। अगर नहीं कुछ रिटर्न भी की थी, फिर अगला सवाल, कुछ सर कुछ रिटर्न भी की थी, कुछ रिटर्न भी की थी, मर्जी है भाई। अब सुन लीजिए मैक्सिमम पॉसिबल, ये कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं आपको, सिर्फ समराइज कर चुका हूं। एग्जाम में मुझे बताइए, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन करना है, किन चीजों को सामने रखना है? 2, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, इफेक्ट मटेरियल के परवेसिव। मिस स्टेटमेंट डिसाइड करना जान चुके हैं, आज एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया, ठीक है। और मटेरियल परवेसिव की डेफिनेशन भी बता दी। अब एग्जाम में जिस तरीकों से वो कंसेप्ट पूछ सकता है आपके सामने रखा है मटेरियल और परवेसिव का। एग्जाम में कैसे डिसाइड करेंगे, ये केस को पढ़ के डिसाइड कर लेंगे आपके ये मिस स्टेटमेंट के स्कोप लिमिटेशन। इफेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे सुन लें, हालांकि बता दिया है लेकिन समरी फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूं फिर, ठीक है।
ये सारा हमने काम कर लिया, ये सारा डिस्कशन हुई है, ये कल डिस्कशन कर ली थी हमने, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। तो आप जाके पढ़ लीजिएगा, पढ़ के चेक कर लीजिएगा, दोबारा पूछना हो आप दोबारा बता दो। अब ये सुन लीजिए क्या सिखाने जा रहा हूं, पहले ये बताइए कि केस स्टडी के अंदर आपको ये तो पता चल जाएगा ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, यह कैसे पता चलेगा कि ये मटेरियल है कि परवेसिव। सर डेफिनेशन याद तो कर लिया, वो रटे के लिए याद करवाई थी। केस स्टडी के लिए ये कंसेप्ट है, केस स्टडी के लिए ये सुनने, और ये कहीं नहीं है, ये किताब में भी नहीं है, शायद आईकैप की बुक में तो बिल्कुल ही नहीं है ना। हमारी बुक में मुझे लगता है शायद वॉल्यूम 2 में मैंने लिखा होगा, ये मुझे लग रहा है, या मैं भी उधर मैंने लिखा होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन एग्जाम क्वेश्चन क्या है? पहला, मटीरियलिटी लेवल गिवन है अमाउंट में या परसेंटेज में, तो क्या करना है? उसने कहा मटीरियलिटी लेवल 10 लाख है, याद रखे कुछ साइंसदान होते हैं, उसने क्वेश्चन में कह दिया मटीरियलिटी लेवल 10 लाख, वो कहते हैं नहीं सर मटीरियलिटी लेवल 10 लाख कह दिया लेकिन प्रॉफिट भी दिया, मैं तो प्रॉफिट से खुद कैलकुलेट करूंगा। नहीं, खुद कैलकुलेट करके जो उसने अगर डिफरेंट आ जाता तो आप कहेंगे आई कैप ने गलत मटीरियलिटी लेवल दिया। जो लेवल मटीरियलिटी लेवल आई कैप ने अगर दे दिया, आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन में उसने ऐसा किया था, वो यूज कर। अच्छा आप सुने क्या करेंगे आप बताएं। आई कैप ने कहा मटीरियल प्रॉफिट दे दिया और कहा मटीरियलिटी लेवल होगा 10% ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट कहने लगा नहीं आई कैप कौन होता है, हमारे उस्ताद ने बताया था 5% ऑफ प्रॉफिट होता है। तो उस्ताद ने ये भी बताया था कि कम ज्यादा भी हो सकता है, बताया था कि नहीं, रिस्क के लिहाज से मटीरियलिटी इंक्रीज डिक्रीज। आई कैप ने जो कह दिया ना एग्जाम में वही करना है। समझ आ गई पहला केस कि मटीरियलिटी लेवल जो दिया हुआ है केस स्टडी के अंदर वही यूज करना है। जो परसेंटेज अगर दिया तो परसेंटेज वही यूज करनी है, अगर अमाउंट दिया तो अमाउंट वही यूज करनी है। फिर अगर प्रॉफिट भी दिया साथ में कोई और, जैसे टोटल एसेट्स टोटल रेवेन्यू भी दे दिया है, तो 5% किसका लगाना है? प्रॉफिट का। टोटल रेवेन्यू एसेट का ना लगा देना। ये भी इसका दाव है। दूसरा दाव पेज समझ गए उसका। तीसरा दाव पेज सुने, कुछ भी मेंशन नहीं किया उसने प्रॉफिट दिया ही नहीं, प्रॉफिट दिया ही नहीं। सिंगल एरिया, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो ना, मल्टीपल एरियाज हैं, और अगर सिंगल एरिया है तो आपने लिखना है इफ मटेरियल तो क्वालिफाइड, इफ परवेसिव तो एडवर्स। समझ रहे हैं? प्रॉफिट दिया हुआ प्रॉफिट के मुताबिक डिसाइड होगा, प्रॉफिट नहीं दिया तो मजबूरन हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। अंदाजा कैसे लगाएंगे? अगर मल्टीपल एरियाज हैं और अगर सिंगल एरिया है तो इफ मटेरियल इफ परवेसिव। क्लियर? और अगर इमटेरियल है तो इमटेरियल। ठीक है, अगली ये लाइन क्या है? एग्रीगेट। हाँ, ये अभी आप इस तरफ ना जाइए, केस स्टडी कराते हुए आपको बताऊंगा। ये 5वां भी छोड़ दें। आखिरी सवाल, उसके बाद लेक्चर खत्म। प्रॉफिट है 1 लाख, मटीरियलिटी लेवल क्या होगा? 5000। एक मिस स्टेटमेंट है 10 रुपए की डेटर्स में, एक इन्वेंट्री में मिस स्टेटमेंट है 15 रुपए की। स्टूडेंट कहने लगा सर ये परवेसिव है। क्यों परवेसिव है? सर आपने खुद तो बताया है मल्टीपल एरिया परवेसिव है। ये है डबल स्पीड वाला। ये कौन है? डबल स्पीड वाला। गुस्सा कर रहा होगा भाई, ये बताया है, लेकिन ये भी तो बताया है कि अगर प्रॉफिट दिया हो तो फिर प्रॉफिट की बेस पे फैसला होगा। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ ना तो फिर वो जजमेंट की बेस पे फैसला होगा कि मल्टीपल एरियाज है तो परवेसिव, सिंगल एरिया है तो इफ मटेरियल इफ परवेसिव। तो अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो फैसला किस बेस पे होगा? तो मटेरियलिटी लेवल 5000 है और 1-1 रुपए की 1000 मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? क्यों 1000 है? 1000 परवेसिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रॉफिट गिवन है तो फैसला प्रॉफिट की बेस पे होगा।
जब प्रॉफिट गिवन नहीं है फिर वो दूसरे की बेस पे फैसला करना है। कुछ पहुंचे हैं। चलिए, ये तसल्ली से अगर जिसने ये कंसेप्ट समझना, कल और आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया, आधा ऑडिटर बन गया। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ। कल और आज का अगर लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया, आधा ऑडिटर। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया? क्या क्राइटेरिया आपके पास? केस स्टडी। समझ गए, ऐसा समझना शुरू हो गए हैं। असाइनमेंट आपकी, अगर आपने केस स्टडी कर ली, अगर 70% भी केस स्टडी सही कर ली, आप 50% ऑडिटर बन गए। 50% ऑडिटर बन गया। तो करेंगे केस स्टडी। और कल छुट्टी नहीं है, ये आपको पता है ना, कल इतवार है, लेकिन इतवार छुट्टी नहीं है। हाँ, परसों छुट्टी है, परसों छुट्टी है। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।